तो डियर स्टूडेंट्स, मैं एजाज सर ब्रिलियंट नॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। आप इसे इम्पोर्टेंट क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं। बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो पिछले कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है। आज की इस वीडियो में जो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे वो रहेगा क्लास 10 इतिहास के चैप्टर 3 से, जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। यानी इसी चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो इस चैप्टर से हम लिए हैं 3 लघु उत्तरीय प्रश्न और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये चारों प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चनों को देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए, पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है, नापाम एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें। आप देख सकते हैं 2015 का जो पहला पाली है उसमें पूछा गया है, 2019 का कंपार्टमेंटल परीक्षा में पूछा गया है। उसी प्रकार हो ची मिन्ह के विषय में संक्षिप्त लिखें, 2011 में पूछा गया है। और अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा चर्चा करें, 2018 का पहला पाली में पूछा गया है। एक रहेगा तो पहला पाली, 2 रहेगा तो दूसरा पाली में पूछा गया है। जबकि इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जो कि काफी बार पूछा गया है। आप देख सकते हैं ये जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिसको 1 नंबर दिए हैं, यहां पे है क्या, हिंद चीन में उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था। अथवा चाहे ये क्वेश्चन रहे चाहे ये क्वेश्चन रहे, आपको उत्तर सेम ही लिखना है जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इसको दूसरे तरह से घुमा करके पूछ सकता है कि हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें। ये रहा आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो चलिए आगे बढ़ते हुए सबसे पहला जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, नापाम एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। देखिए, नापाम को रासायनिक हथियार भी कहा जाता है, ठीक है ना। एजेंट ऑरेंज को भी रासायनिक हथियार कहा जाता है। तो नापाम और एजेंट ऑरेंज के जगह कभी रासायनिक हथियार का भी प्रयोग कर ले तो जनरली इन दोनों को ही समझा जाता है। तो ये दोनों है क्या है आइए उत्तर में देखते हैं। सबसे पहले नापाम के बारे में। रासायनिक हथियार नापाम अग्नि बमों में गैसोलीन को मिलाकर तैयार एक मिश्रण है। स्पष्ट समझ में आ रहा है कि नापाम जो है एक मिश्रण है। मिश्रण का मतलब होता है मिक्सचर है। आप 2 या 2 से अधिक चीज को एक जगह मिला देते हैं ना, उसी को मिश्रण बोलते हैं। और ये मिश्रण किसका किसका है, तो अग्नि बमों और गैसोलीन का मिश्रण है। इन दोनों को मिलाइएगा तो नापाम तैयार होगा। वही मिश्रण को क्या बोलेंगे, नापाम बोलेंगे। जो त्वचा से चिपक कर जलते रहता है। देखिए, नापाम एक कितना खतरनाक मिश्रण है, कितना खतरनाक हथियार है। यदि ये त्वचा पर पड़े ना, त्वचा मतलब स्किन पर पड़े, चमड़ा पर पड़े, तो वो चिपक कर जलते रहेगा। तो इससे काफ़ी हानि होता था, नुकसान होता था। अब आगे बढ़ते हुए एजेंट ऑरेंज के बारे में देख लेते हैं। देखिए, एजेंट ऑरेंज ये एक ऐसा जहर है, मतलब एजेंट ऑरेंज एक जहर है जो पेड़ के पत्तियों को तुरंत झुलसा देता है। यदि एजेंट ऑरेंज को किसी पेड़ पर हम डाल दें तो ये पेड़ के पत्तियों को तुरंत झुलसा देता था, जिससे पेड़ मर जाता था। जंगलों को समाप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी समझिए, एजेंट ऑरेंज को जंगलों को समाप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता था, क्योंकि जब भी इसको पेड़ में डालेंगे तो पेड़ का पत्तियों को ये झुलसा देता था, उसको जला देता था। तो अब आगे बढ़ते हुए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न है, हो ची मिन्ह के विषय में संक्षिप्त लिखें। संक्षिप्त मतलब शॉर्ट में लिखना है। किसके बारे में, हो ची मिन्ह के बारे में, ठीक है। आइए उत्तर में इसको देख लेते हैं। उत्तर में देखिए यहाँ पे, हो ची मिन्ह 1917 ईस्वी को पेरिस में साम्यवादियों का एक गुट बनाया। हो ची मिन्ह कब एक गुट बनाया था, 1917 ईस्वी में। इसका साम्यवादियों का एक गुट बनाया, ग्रुप बनाया, और ये ग्रुप पेरिस में बनाया था। साम्यवादी किसको बोलते हैं, ऐसे लोग जो समाज में सबको बराबरी का अधिकार देना चाहता है, ऊंच नीच खत्म करना चाहता है, उसी को हम लोग साम्यवादी बोलेंगे।
आगे देखिए, साम्यवाद से प्रेरित होकर, साम्यवाद एक क्या है, विचार है, अभी अभी आपको बताए कि समाज में सभी को बराबरी का अधिकार देना, किसी के साथ अत्याचार ना हो, ये साम्यवाद, एक इस तरह का विचार को हम साम्यवाद बोलते हैं। तो साम्यवाद से प्रेरित होकर के, साम्यवादी जो विचार है उससे मोटिवेट होकर के, उससे प्रेरित होकर के होची ने, उसने मतलब होची ने 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। देखिए आपका ऑब्जेक्टिव सोल्व हो रहा है। अगर आपको बोल दे वियतनामी क्रांतिकारी दल, यानी वियतनामी मतलब वियतनाम का, क्रांतिकारी मतलब क्रांति करने वाला, दल का मतलब होता है पार्टी। एक ऐसा पार्टी जो क्रांति करे, जो आज़ादी के लिए लड़े, और ये पार्टी वियतनाम का है तो यहाँ पे वियतनामी है। तो इस पार्टी का गठन किया था, इस पार्टी को बनाने का काम हो ची मिन्ह ने किया था और 1925 ईस्वी में बनाया था इसको। और आगे बोला कि अंत में इन्होंने वियतनाम के सभी गुटों को, यानी वियतनाम में बहुत से क्रांतिकारी गुट थे, छोटे छोटे बटा हुआ, तो सभी गुटों को एकजुट कर वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया, जो पूर्णतः उग्र विचारों पर चलने वाला एक पार्टी था। उग्र विचार समझ रहे हो, काफ़ी है ना, उग्र विचार था। मतलब हमें अगर आज़ादी चाहिए तो चाहिए, इसके लिए युद्ध करना पड़े, सर कटाना पड़े, इसी को उग्र विचार बोलते हैं हम लोग। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न का, आइए उसको देख लेते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न है, अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा, चर्चा करें। ये हिंद चीन जो क्षेत्र का नाम था, देश का नाम था, इसमें अमेरिका कैसे घुसा, इस बात को हमें उत्तर में बताना है। देखिए अमेरिका हिंद चीन में फ्रांस को सहायता देने के बहाने से घुसा था। यहाँ पे आप समझिएगा, हिंद चीन में पहले से ही फ्रांस क्या मौजूद था, यहाँ पे उपस्थित था, और फ्रांस नहीं चाह रहा था कि कोई दूसरा देश हिंद चीन में घुस पाए। अमेरिका ने फ्रांस को धोखा दिया, फ्रांस को बोला कि मैं तुम्हारा सहायता करूंगा, मुझे भी हिंद चीन में घुसने दो। और हिंद चीन में घुसने के बाद देखिए क्या किया है अमेरिका, धीरे धीरे साम्यवादियों के विरोध को समर्थन करने लगे। देखिए हिंद चीन में जो साम्यवादी थे वह आज़ादी चाह रहे थे। क्या चाह रहे थे? आज़ादी चाह रहे थे, स्वतंत्रता चाह रहे थे। और साम्यवादी का मतलब क्या? ऐसे लोग जो समाज में बराबरी का अधिकार चाहे, जो चाहे कि किसी के साथ अत्याचार ना हो, किसी पर जुल्म ना हो, ऐसे ही विचार को हम साम्यवादी विचार बोलते हैं। तो साम्यवादी एक अच्छा विचार था और ये हिंद चीन को स्वतंत्र करना चाह रहा था, आज़ाद करना चाह रहा था। अब साम्यवादी का जो विरोध कर रहा था, यानी साम्यवादी का जो खिलाफ कर रहा था, उसी को समर्थन कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था अमेरिका। सीधे सीधे समझिए कि साम्यवादी का विरोध कर रहा था अमेरिका। आगे देखिए, इन्हीं स्थितियों में, इन्हीं हालातों में मई 1954 ईस्वी के जेनेवा समझौता के बाद दक्षिणी वियतनाम में अमेरिका का समर्थन वाला पूंजीवादी सरकार बना। यानी अमेरिका हमेशा जो है पूंजीवादी सरकार को सपोर्ट कर रहा था। इसी सपोर्ट के चक्कर में दक्षिण वियतनाम में, यानी वियतनाम जो बड़ा सा देश है उसके दक्षिणी क्षेत्र में, दक्षिणी वियतनाम में अमेरिका का समर्थन से, अमेरिका के सपोर्ट से पूंजीवादी सरकार बना। अब आगे चलते हुए लॉन्ग क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस चैप्टर से एक ही लॉन्ग क्वेश्चन लिए हैं और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिए बढ़िया से। पहले क्वेश्चन को समझिए, हिंद चीन में उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था? ठीक है, यानी हिंद चीन में जो उपनिवेश का स्थापना कर रहा था फ्रांस, तो इस उपनिवेश स्थापना का क्या उद्देश्य था, फ्रांस का क्या उद्देश्य था, इस बात को हमें बताना है। उपनिवेश किसको बोलते हैं समझिए, जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश को अपना गुलाम बना लेता है, तो इसी को हम लोग, इसी कमजोर देश को ही उपनिवेश बोलते हैं। ये कमजोर देश इस बड़े देश का उपनिवेश कहलाएगा। ठीक है, यानी जो गुलाम बन जाए जो देश, उसी को उपनिवेश बोलते हैं।
तो उपनिवेश जो स्थापना कर रहा था फ्रांस हिंद चीन में, उसका क्या उद्देश्य था? इसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछ सकता है कि हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें। फ्रांसीसी प्रसार का मतलब ये हुआ कि फ्रांस का जो शक्ति हिंद चीन में बढ़ रहा था उसी के बारे में हमें वर्णन करना है, उसके बारे में बताना है। तो आइए उत्तर में देख लेते हैं। फ्रांस द्वारा हिंद चीन को उपनिवेश बनाने का उद्देश्य निम्नलिखित था। अब इन उद्देश्य को आप पॉइंट वाइज देखिए। पहला उद्देश्य क्या था? भारत में फ्रांस कमजोर पड़ रहा था। भारत में क्या पड़ रहा था? फ्रांस कमजोर पड़ रहा था। फ्रांस ने हिंद चीन में इस उद्देश्य से अपना उपनिवेश स्थापित करना चाहा, यानी फ्रांस को गुलाम बनाना चाहा। इसी को बोलते हैं उपनिवेश स्थापना करना। तो स्थापना करना उचित समझा ताकि वे दोनों तरफ भारत एवं हिंद चीन को कठिन परिस्थिति में भी संभाल सके। यानी समझिए, फ्रांस ने हिंद चीन को अपना उपनिवेश इसलिए बनाया ताकि कठिन से कठिन परिस्थितियों में, कठिन से कठिन हालातों में भी वह भारत और हिंद चीन दोनों को संभाल सके, क्योंकि हिंद चीन और भारत आस पड़ोस में है, इसलिए दोनों को वो संभाल सकता है हिंद चीन से। अब दूसरा जो उद्देश्य है, आइए उसको देख लेते हैं। फ्रांस ने औद्योगिक विकास के उद्देश्य से, औद्योगिक का मतलब होता है उद्योग का, विकास का मतलब होता है तरक्की करना, आगे बढ़ना। तो औद्योगिक विकास मतलब उद्योगों का, कल कारखानों का विकास के उद्देश्य से हिंद चीन में अपना उपनिवेश स्थापित करना चाहा। क्यों चाहा? तो क्योंकि यहाँ मतलब हिंद चीन, यहाँ मतलब हिंद चीन, तो यहाँ फ्रांस को उद्योग के लिए यानी कल कारखानों के लिए कच्चा माल प्राप्त हो सकता था तथा निर्मित वस्तुओं को, और इन वस्तुओं को बनाने के लिए जिस चीज़ का आवश्यकता होता है उसको कच्चा माल बोलते हैं। जैसे बिस्किट बनाने के लिए आपको आटा चाहिए तो आटा क्या है? कच्चा माल है। उसी तरह बाइक बनाने के लिए लोहा चाहिए तो लोहा कच्चा माल है। और जो बाइक बना और जो बिस्किट बना उसको निर्मित वस्तु बोलते हैं। निर्मित मतलब बनाया गया वस्तु। तो निर्मित वस्तु को बेचने के लिए बाजार भी मिल सकता था। यानी देखिए, फ्रांस जो है औद्योगिक विकास के उद्देश्य से भी हिंद चीन में अपना उपनिवेश स्थापित किया, क्योंकि हिंद चीन में इसे फैक्ट्री में जो कच्चा माल चाहिए वो भी मिल जाएगा हिंद चीन से, और इन वस्तुओं को वो हिंद चीन में आराम से बेच सकता है और काफ़ी मुनाफा होगा किसको? फ्रांस को। तीसरा पॉइंट को देखिए। तीसरा देखिए, अन्य यूरोपीय देशों के समान, यानी जो अन्य यूरोपीय देश था, यूरोप का जो अन्य देश था उसके समान फ्रांस ने पिछड़ा देश हिंद चीन को विकसित करना अपना दायित्व समझा, मतलब अपना कर्तव्य समझा। मतलब यूरोप के बहुत सारे ऐसे देश थे, उनका मानना था कि जो पिछड़ा देश है ना उसका विकास करना चाहिए हमें। तो फ्रांस ने भी चाहा कि हिंद चीन काफ़ी पिछड़ा हुआ है, चलिए इसका भी हम विकास करेंगे। हिंद चीन का विकास करना मेरा दायित्व है, मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है। और इसी उद्देश्य से फ्रांस ने यहाँ मतलब हिंद चीन यहाँ अपना उपनिवेश स्थापित करना चाहा। तो ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।